नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए एक और नया वीडियो दोस्तों। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रविंद्र कौशिक, जिन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, रविंद्र कौशिक जो है ये हमारे भारतीय जो इंटेलिजेंस है रॉक है, उनके सबसे महान और बहादुर जासूसों में से एक थे। इनका जीवन जो है वो बलिदान, साहस और देश के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में हुआ था। उनका जीवन एक गहरी और रोमांचक कहानी है जो हमें अपने देश के लिए किए गए अनगिनत बलिदानों की याद दिलाती है। दोस्तों, रविंद्र कौशिक का जो जन्म था वो बहुत ही एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही बहुत होशियार थे और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। उनका स्कूल में अभिनय और नाटक के प्रति गहरी रुचि थी और इसके चलते उन्होंने अपने जीवन में कई बार अपनी पहचान बदलने की कला सीखी। और यही जो कला थी ये आगे चल के उनको पाकिस्तान में जब इनको अंडरकवर एजेंट रखा गया था, यही कला उनके सबसे ज़्यादा काम आई थी। और यही कला, रूप बदलने की कला ही उनको रॉ में भर्ती किया गया था इसी की वजह से। क्योंकि एक बार जब वो लखनऊ में अपना एक नाटक कर रहे थे, एक रोल प्ले कर रहे थे थिएटर में, तो उन्होंने इस थिएटर में, इस रोल में, इस एक्ट में एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभाई थी। और इस आर्मी ऑफिसर को चीनी सैनिकों द्वारा पकड़ा जाता है। जब ये पकड़ाए जाते हैं तो चीनी सेना इनसे भारत की कुछ खुफिया एजेंसी निकलवाने की कोशिश करती है, लेकिन ये वहाँ पे साफ साफ इनकार कर देते हैं वो सब बताने में। और ये जो शो था, ये एक शो रॉ के कुछ ऑफिसर्स थे वो देख रहे थे। और वो जो रॉ के ऑफिसर्स थे वो इनकी जो कला थी रूप बदलने की, वो उससे बहुत प्रभावित हुए थे। और फिर उनको एक मौका दिया, एक ऑफर दिया गया रॉ को ज्वाइन करने का। उन्होंने, रविंद्र कौशिक ने इस ऑफर को मान लिया। दोस्तों, ये जो रविंद्र कौशिक जी हैं ये बहुत ही बुद्धिमानी और अभिनय से भरपूर थे। उन्हें जब शुरू में जब भर्ती किया गया था रॉ में, तो उनको उनमें गहरी छिपी हुई जासूसी कार्यों के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। मतलब उनको एकदम बहुत ही ज़्यादा जो सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग दी गई थी। ये जो ट्रेनिंग थी इनको 2 साल तक दी गई थी। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान में जासूसी के लिए भेजा गया, जहां उन्हें मतलब एकदम नई पहचान, नया नाम, नई पहचान के साथ भेजा गया था। दोस्तों, इनकी जो ट्रेनिंग हुई थी, मतलब 2 साल की जो ट्रेनिंग हुई थी, मतलब ये दिल्ली में हुई थी। और इस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें इस्लाम की धार्मिक शिक्षा दी गई थी और पाकिस्तान के बारे में, मतलब उनकी जो ज्योग्राफी है उसके बारे में, और अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन थी पूरी कंट्री के बारे में, उससे परिचित कराया गया था। मतलब वो पूरी चीज़ें उनको एकदम डिटेल में बताई गई थी। और इन्होंने उर्दू भी सीखा था उसी दौरान। और ये गंगानगर से रहने वाले थे। इस तरह से उनको पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में बोले जाने वाली लैंग्वेज जो पंजाबी भाषा थी उसमें भी ये बहुत निपुण थे। फिर इस 2 साल की जो कड़ी ट्रेनिंग थी उसके बाद उनको 1975 में पाकिस्तान में भेजा गया। और जब उनको पाकिस्तान भेजा गया तो उनको जो नया नाम था वो था नबी अहमद शाकिर। और उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने कराची जो यूनिवर्सिटी थी उसमें एडमिशन ले लिया। वहाँ से उन्होंने अपना जो LLB था वो पूरा किया। फिर LLB पूरा करने के बाद वे आगे जाकर पाकिस्तानी आर्मी में शामिल हो गए और उस पाकिस्तानी आर्मी में वो एज ए कमीशन ऑफिसर बन गए। फिर बाद में उनको मेजर की पोस्ट तक भी प्रमोट किया गया था। फिर वहाँ पे ये रहते हुए उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की अमानत नाम से शादी भी कर ली। और दोस्तों, अमानत से उनको एक बेटा भी है। दोस्तों 1989 से 1983 तक उन्होंने जो रॉ के लिए इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशंस थी वो जो भेजी थी, वो जो इंडियन आर्मी थी उनके लिए बहुत ही मददगार साबित हुई। उस समय उन्हें भारत के जो तत्कालीन गृह मंत्री थे SB चौहान, उनके द्वारा उनको ब्लैक टाइगर का खिताब भी दिया गया था। और ये जो ब्लैक टाइगर नाम था ये उस समय की तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ये नाम उन्होंने ही उनको दिया था। उनकी जो काबिलियत थी, उनका जो काम था पाकिस्तान में एज ए अंडरकवर एजेंट बनकर, उससे खुश होकर ही
वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनको ब्लैक टाइगर का नाम दिया था। उन्होंने अपने जीवन के 26 साल अपने घर से दूर पाकिस्तान में रहकर बिताए थे। दोस्तों, रविंद्र कौशिक के द्वारा जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दी जाती थी, उसी की वजह से ही भारत जो है हमेशा पाकिस्तान से एक कदम आगे रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अवसर हुए जब पाकिस्तान ने भारत की सीमाओं के पार युद्ध छेड़ना चाहा, लेकिन रविंद्र कौशिक की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी उसकी वजह से ये हर बार जो कोशिश थी पाकिस्तान की, वो हर बार उस कोशिश में नाकाम रहे। फिर सितंबर 1983 में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक ब्लैक टाइगर के साथ संपर्क करने के लिए, मतलब रविंद्र कौशिक के साथ संपर्क करने के लिए एक एजेंट को भेजा जिसका नाम था इनायत मसीहा। लेकिन उस एजेंट को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने पकड़ लिया और इस तरह रविंद्र कौशिक की जो असली पहचान थी वो उजागर हो गई। दोस्तों, उसके बाद वो जब गिरफ्तार हो गए रविंद्र कौशिक पर सियालकोट के एक पूछताछ केंद्र में 2 साल तक अत्याचार किया। फिर वर्ष 1985 में उनको सजाए मौत की सजा सुनाई गई। बाद में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास में रूपांतरित, मतलब उसको जो उनकी जो सजा थी मौत की सजा, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया, मतलब उम्र कैद में बदल दिया। मतलब उन्हें 16 साल तक सियालकोट, फिर कोट लखपत और मियांवाली जेल सहित अलग अलग तरीकों की जेल में रखा गया था। और यही इतने लंबे समय से रहने के बाद जेल में उनको धीरे धीरे दमा और टीबी हो गया था। फिर चुपके से वे भारत में अपने परिवार के लिए पत्र भेजने में कामयाब भी रहे थे। उसमें उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य की स्थिति और पाकिस्तान की जेलों में अपने ऊपर होने वाले यातनाओं के बारे में लिखा, लेकिन भारत सरकार या रॉ ने उनकी खोज नहीं की। उन्होंने एक पत्र अपने जब घर भेजा था तो उस पत्र में एक सवाल भी पूछा था कि भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने का क्या यही इनाम है। फिर एक समय आया नवंबर 2001। उस समय वो मुल्तान की जेल में, मुल्तान की जो सेंट्रल जेल थी उसमें बंद थे और उस समय रहते हुए उनको फेफड़े और दिल की बीमारी ने बहुत परेशान किया हुआ था और इसी की वजह से वहां पर उनकी मौत हो गई। उनके मरने के बाद उनकी लाश को उसी जेल के पीछे दफना दिया गया था। रविंद्र के परिवार ने बताया कि वर्ष 2012 में प्रदर्शित मशहूर बॉलीवुड मूवी एकता टाइगर, उसका जो टाइटल था वो उनके नाम पर ही रखा गया था। दोस्तों, देखा जाए तो जो युद्ध होते हैं दो देशों के बीच में, उनमें जो मेन जो इम्पोर्टेंट रोल रहता है वो एजेंट्स का रहता है, सीक्रेट एजेंट्स का। जो हर देश हर देश जो है वो दूसरे देशों में अपने एजेंट्स भेज के वहाँ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ये मतलब मेन जो युद्ध जीतने के जो रीज़न रहते हैं मेन यही रहते हैं, लेकिन इनको सार्वजनिक, मतलब इनको उजागर नहीं किया जाता है, ऐसा पब्लिकली नहीं बताया जाता है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट काम तो वही रहता है, उसके बाद ही आर्मी जो रहती है, सेना जो रहती है, उसके हिसाब से प्लानिंग करती है और उसके हिसाब से ही वो जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उसको यूज़ करके वो युद्ध जीत जाती है। ठीक है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उनको वो नहीं मिल पाता है जो दूसरे जो युद्ध में योगदान देने वाले जो रहते हैं उनको दिया जाता है। जैसे सैनिक हो गए, ठीक है, सैनिक के परिवारों को इतनी सुविधाएं दी जाती है, लेकिन वो सुविधाएं एजेंट्स के परिवारों को नहीं दी जाती हैं। ये जो चीज़ है, मैं ऐसा पर्सनली ऐसा मानता हूँ, ये चीज़ें गलत है। देखो, वो भी अपने देश के लिए बलिदान देते हैं, तो उस हिसाब से वो भी तो देश के ही हुए ना, वो भी तो देश के वीर सपूत ही हुए ना, तो उनको भी वो पूरा सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन वो सम्मान नहीं मिलता। अगर इन केस अगर कोई एजेंट दूसरी कंट्री में पकड़ाया जाता है तो जिस कंट्री का वो एजेंट रहता है वो पब्लिकली साफ मानने से मना कर देती है कि ये जो एजेंट है ये हमारा है, और यहाँ तक ये भी मानने से इनकार कर देती है कि ये हमारा नागरिक है ही नहीं। लेकिन देश के प्रति दीवानगी ऐसी होती है ना, ये सब जो एजेंट जो नए भर्ती होते हैं इंटेलिजेंस में, उनको ये सारी चीज़ें पहले ही बता दी जाती हैं कि अगर इनकेस ऐसा होता है तो हम आपसे पूरी तरह से अपना रिश्ता तोड़ लेंगे, लेकिन उसके बाद भी एजेंट ज्वाइन करते हैं।